शाही जूनियर काफी शर्मिंदगी भरी नजरों से राज की तरफ देखने लगी। शायद उसे अपनी बात का एहसास हो गया था, लेकिन उसने अपने गुप्त कमरे में खाना पानी की कोई व्यवस्था नहीं की थी। राज की जिंदगी के थोड़े अलग असूल थे। वो दूसरों की मदद के पहले अपनी मदद लेने में भरोसा रखता था। इसीलिए जब शाही जूनियर ने उसकी बात को नकारा तो उसने अपनी जेब छानना शुरू किया। उसकी जेब में रक्त और कुंडलिनी की गोलियां, तिलिस्मी जादू, कुछ पैसेज डिवाइस और उसका फोन मौजूद था, लेकिन वो इनमें से किसी भी चीज को खा नहीं सकता था। यहाँ तक कि रक्त और कुंडलिनी की गोलियों से तो भूख भी बढ़ जाती थी। अरे ये तो तभी राज को एक गोली मिली जो शायद उसके काम आ सकती थी। राज के हाथ भूख मिटाने वाली गोली लग गई थी, जिसका वो एक बार पहले भी इस्तेमाल कर चुका था। कुछ दिन पहले शल्य ने लंच के दौरान राज को ये गोली खाने को दी थी। इस गोली का राज ने बस एक ही बार इस्तेमाल किया था और इसे बाद के लिए बचा कर रख लिया था। राज की किस्मत शायद अच्छी थी कि अब तक उसने इस गोली का इस्तेमाल नहीं किया था। राज ने जैसे ही भूख मिटाने वाली गोली अपने मुंह के अंदर डाली, वो काफी सेटिस्फेक्शन फील करने लगा। एक जायकेदार स्वाद उसके मुंह में फैल रहा था और उसके पेट की भूख अचानक ही गायब हो चुकी थी। जब राज की भूख का पूरी तरह से खात्मा हो गया तो उसने गोली वापस बाहर निकाल ली और उसे अच्छे से पहुंच लिया। राज जानता था कि इस गोली का इस्तेमाल वो आगे आने वाले दिनों में भी कर सकता था। इतने में ही राज को पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज सुनाई दी। अरे, मेरा पेट तो पूरा भर चुका है, फिर भी ये आवाज कहां से आ रही है? मेरी भूख मिटाने की गोली एक्सपायर तो नहीं हुई थी? राज ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सोचा। राज का पेट वाकई भर चुका था और उसे अपने अंदर कोई दिक्कत समझ नहीं आ रही थी। इतने में ही राज को दोबारा पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद राज ने शाही जूनियर की तरफ देखा, जिसने बड़े ही भरोसे के साथ कहा था कि वो भूखी रह सकती है। जैसे ही शाही जूनियर की नजरें राज से टकराई, वो शर्मिंदगी से दूसरी तरफ देखने लगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम ये गोली खाना चाहोगी? शाही जूनियर के पेट की गुड़गुड़ सुनकर उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद राज ने भूख मिटाने की गोली शाही जूनियर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम। शाही जूनियर ने बोलना शुरू ही किया था कि उसके पहले से फिर गुड़गुड़ की आवाज आने लगी, जिसके बाद शाही जूनियर दांत पीसते हुए बोली, मेरा लेवल तुमसे काफी अलग है। अगर मैं इस बची हुई गोली को पूरा भी खा लूं तो मेरी भूख पूरी तरह से नहीं मिटेगी। जब हम इस खतरे से बाहर निकल जाएंगे तो मैं तुम्हें इस गोली के बदले इससे 100 गुना अच्छी दूसरी गोली दे दूंगी। शाही जूनियर ने भूख मिटाने वाली गोली लेते हुए कहा। राज ने भी किसी बच्चे की तरह बात मान लेने की तरह ही जवाब दिया। शाही जूनियर ने एक गहरी सांस ली और भूख मिटाने वाली गोली को अपने मुंह में रख लिया। गोली मुंह में जाते ही उसके पेट की गुड़गुड़ पूरी तरह से बंद हो गई। राज ने अपनी डिवाइस बाहर निकाली और पहाड़ी मारुतियों का ग्रुप खोलने लगा। उसे लग रहा था कि शाही शेर अब तक देहरादून पहुंच गया होगा और ऐसे में वो शाही शेर को मदद के लिए बुला सकता था। लेकिन जब उसने डिवाइस खोली तो उसमें फिलहाल कुछ भी नहीं था। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? राज ने शक करते हुए कहा। इस कमरे में किसी भी तरह की डिवाइस काम नहीं करती। मैंने यहाँ खास तरह का जादू किया है, वरना इस गुप्त कमरे का आखिर मतलब ही क्या रह जाता? शाही जूनियर ने कहा। इसके बाद वो राज के हाथ में डिवाइस को देखने लगी। थोड़ी देर में वो समझ गई कि ये कौन सी डिवाइस थी। ये तो पहाड़ी मारुतियों की डिवाइस है। उसने हैरान होकर कहा, तुम्हें अभी तक इस बारे में नहीं पता था? क्या तुम कभी चैट नहीं पढ़ती? राज ने शाही जूनियर के सामने अपना सवाल खड़ा कर दिया। मैं घर से भागकर आई थी। अगर मैं अपनी डिवाइस खोलती तो मेरी लोकेशन का पता चल जाता। मैंने तो कभी अपना फोन तक बाहर नहीं निकाला, वरना शाही शेर मुझे ढूंढ लेते। इससे तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। शाही जूनियर ने जवाब दिया, तुम चाहे कुछ भी कर लो, शाही शेर तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। राज ने मन ही मन कहा, क्योंकि वो जानता था कि शाही शेर देहरादून आने वाले थे। डिवाइस काम न करने के कारण राज ने उसे वापस रख लिया। हालांकि उसने शाही जूनियर को यह बताना ठीक नहीं समझा कि शाही शेर उसे ढूंढने के लिए देहरादून आ रहा है, क्योंकि राज भी चाहता था कि शाही जूनियर सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। क्या तुम मेरे बारे में पहले से जानते थे? क्या शाही शेर ने पहाड़ी मारुतियों से मदद मांगी थी? शाही जूनियर ने अचानक ही पूछा।
उसे लग रहा था कि अगर राज पहाड़ी महारथियों का हिस्सा है तो राज को उसके बारे में पहले से सब कुछ पता होगा। राज का चेहरा थोड़ा अनबना हो गया। वो शाही जूनियर से एक सफेद झूठ बोलने का बहाना ढूंढने लगा। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल ही नहीं सकते, तुम्हारे चेहरे से सारी सच्चाई का पता चल रहा है। शाही जूनियर ने कहा, तुम रूबी तो नहीं हो, फिर तुम्हें सच्चाई का कैसे पता चल रहा है? ऐसे किसी का चेहरा देखकर सच पता लगा लेना ठीक बात नहीं है। अगर यही चलता रहा तो मैं किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। शाही जूनियर की बात सुनकर राज ने मन ही मन सोचा, अब तुम कुछ बोलोगे भी? क्या तुम कहोगे कि तुम यहाँ शाही शेर के कारण आए हो? मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि तुमने शाही शेर को सब कुछ बता दिया होगा। शाही जूनियर ने फिर से पूछा, अगर ये मेरी बातें भी खुद ही कह देगी तो मैं इसे फिर ऐसे में क्या जवाब दूं? राज अपने सारे जवाब सिर्फ मन में ही दे पा रहा था, क्योंकि शाही जूनियर अपना सवाल पूछकर राज की तरफ से भी जवाब देती जा रही थी। इसके बाद दोनों काफी देर तक चुप हो गए। तुम शाही कबीले से भागकर क्यों आई? तुम्हें तो वहां बाकी किसी भी जगह से बेहतर इलाज मिलता। थोड़ी देर बाद राज ने ही अपनी चुप्पी तोड़कर कहा, बिजली वाले जादू के दौरान शाही शेर ने पहाड़ी महारथियों को बताया था कि शाही जूनियर को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जो कि कबीले में रहकर ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ही था तो शाही जूनियर कबीले से भागकर क्यों आई? और अगर ये हुआ भी तो उसे इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही थी? राज ने मन ही मन सोचा, क्योंकि मैं मरने वाली हूं। आज से करीब 20 दिनों में मर जाऊंगी। हमारे कबीले के पास मुझे बचाने का कोई तरीका नहीं है। यहां तक कि शाही शेर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरी चोटें सिर्फ बिजली वाले जादू के कारण नहीं है, बल्कि ये मेरे पिछले जादुओं की बदौलत भी है। बस बिजली वाले जादू ने मेरी हालत और भी ज्यादा बिगाड़ दी। खैर छोड़ो भी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरा नाम संयोगिता है। शाही जूनियर मेरा जादुई नाम है। तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारा क्या नाम है? शाही जूनियर ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। राज सिंघानिया, राज ने जवाब देते हुए कहा। और तुम्हारा जादुई नाम? शाही जूनियर ने पूछा। अभी मेरे पास ऐसा कोई खास जादुई नाम नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही एक बेहतर नाम रख लूंगा। राज ने जल्दी से जवाब दिया। राज को इस बात पर मिट्टी डालनी थी। वो अपना जादुई नाम जूनियर बताने में हिचकिचाने लगा था। इसीलिए इसके पहले कि सभी को उसका यही नाम याद हो जाए, राज अपना जादुई नाम बदलना चाहता था। तुम अपना जादुई नाम खुद सोचने वाले हो? आखिर तुम किसी पहाड़ी महारथी के अंडर जादू सीख रहे हो? तुम्हारे मास्टर ने अभी तक तुम्हें जादुई नाम नहीं दिया? शाही जूनियर ने शक की निगाह से राज को देखते हुए कहा। वो जानती थी कि किसी को भी गुरु बनाते ही सभी को अपना जादुई नाम मिल जाता था। इसके अलावा पहाड़ी महारथियों की तो बात ही अलग थी। वहां सभी सीनियर मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे में राज को कोई जादुई नाम ना मिलना शाही जूनियर को काफी अटपटा लग रहा था। वो ऐसा है कि मैं पहाड़ी महारथियों से गलती से जुड़ गया था, राज ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा और शाही जूनियर को अपनी पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उसे डिवाइस मिली, कैसे वो पहाड़ी महारथियों का हिस्सा बना और कैसे उसे जादू के बारे में पता लगा। राज धीमी आवाज में शाही जूनियर को सब कुछ बताता गया और शाही जूनियर अपने घुटनों को हाथों से लपेटी हुई बैठकर सुनती रही। बस मेरी इतनी ही कहानी है, राज ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। तुमने आजाद रहकर जादू करने की ठानी है। तुम्हें इसके कारण आने वाली मुसीबतों के बारे में पता है ना? मैंने जो बिजली वाला जादू किया था, ऐसे कई खतरनाक जादू इस जादुई दुनिया में मौजूद हैं। शाही जूनियर ने राज को देखकर कहा। हाँ, मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूँ। जब मैंने जादूगर बनने का सफर शुरू किया, तभी मुझे तुम्हारी बिजली वाले जादू के बारे में पता चला था। यहाँ तक कि तुम्हारे बिजली वाले जादू को मैंने बहुत करीब से महसूस भी किया है, राज ने कहा। फिर तुमने जादूगरी का यह सफर क्यों चुना? राज की बातें सुनकर शाही जूनियर की आंखें खुली की खुली रह गई थी और उसने हैरान होकर पूछा, अरे क्यों नहीं? शायद तुम ऐसे कह सकती हो कि मैं इस जिंदगी को आम ढंग से नहीं जीना चाहता था। जादूगरी शुरू करने के पहले बस एक ही चीज मुझे खुशी देती थी और वो था दूसरों की मदद करना। अगर मैं पहाड़ी महारथियों से नहीं जुड़ता तो शायद मैं बाकी लोगों की तरह ही आम जिंदगी बिता रहा होता, लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए नहीं थी।
जिंदगी को लेकर मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन मुझे एक दिलचस्प और बढ़िया जिंदगी पसंद है। भले ही ऐसी जिंदगी में भयानक बिजली का जादू ही क्यों ना शामिल हो। यहाँ तक कि मुझे बुरी जादूगरी से मिलने वाले खतरे का भी कोई डर नहीं है। मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं होता। राज ने काफी सोचकर जवाब दिया। जवाब देने के बाद राज को महसूस हुआ कि असल में जादू के बारे में वो कैसे महसूस करता है। ये बात बताने के लिए उसके पास ठीक शब्द भी नहीं थे, इसीलिए वो बस इतना ही कह सकता था कि जादूगरी का रास्ता उसने खुद चुना है और अब उसे इस बात का भी पछतावा नहीं हो सकता। मुझे अभी अभी महसूस हुआ कि जब तुम अपने जज्बे की बात करते हो तो तुम काफी अजीब हो जाते हो, लेकिन ये भी दिलचस्प है। खैर, अब तैयार हो जाओ, हम यहाँ से जाने वाले हैं। शाही जूनियर ने अपना मूड बदलते हुए कहा। उसकी चोटों की वजह से मिला दर्द अब थोड़ा कम हो चुका था। अब तक उसे कुछ कुंडलिनी की शक्ति भी मिल गई थी, जिनकी मदद से वो चिरंजीवी कबीले के अंकल को मजा चखा सकती थी। क्या राज और शाही जूनियर अपनी जान बचाकर निकल पाएंगे? क्या राज को जादुई दुनिया का नया सफर मिलने वाला था? थोड़ी देर तक गुप्त कमरे में बिताने के बाद राज और शाही जूनियर दोनों वहां से बाहर आ गए। शाही जूनियर आगे आगे चल रही थी और राज उसके पीछे पीछे चलते हुए लिविंग रूम तक आया। सोफे पर बैठे चिरंजीवी कबीले के अंकल अपनी आंखें खोले दोनों को लगातार घूर रहे थे। तो आखिरकार तुम दोनों बाहर आ गए। मुझे हमेशा से मालूम था कि तुम दोनों इसी जगह पर हो, अंकल ने कहा। अंकल ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि राज और शाही जूनियर अमित अपार्टमेंट वाला घर छोड़कर नहीं गए थे, क्योंकि अंकल को राज की लास्ट लोकेशन यहीं की मिली थी। अगर पूरी बिल्डिंग उड़ाने से आम लोगों का ध्यान इस तरफ जाने की समस्या न होती तो अंकल ने अभी तक पूरी बिल्डिंग को ही तहस नहस कर दिया होता। तुम्हें अब तक खुद को रोकना नहीं चाहिए था, शाही जूनियर ने गुस्से भरी आवाज में कहा। क्या कहा? मैंने खुद को रोक कर रखा? अंकल ने सोफे से उठकर चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही अंकल अपनी जगह पर खड़े हुए, उनके हड्डियों के चटकने की आवाजें आई। इसके अलावा उनके हाथ पंजे की तरह बन गए। अब अंकल की हर एक उंगली किसी चाकू की तरह धारदार लग रही थी। दूसरी तरफ शाही जूनियर एकदम शांत होकर खड़ी थी। आ जाओ फिर, उसने अपना दायां हाथ किसी तलवार की तरह लहराते हुए कहा। चिरंजीवी कबीले के अंकल के मुकाबले शाही जूनियर की कद काठी कम थी। शाही जूनियर इतनी कमजोर दिख रही थी जैसे वो हवा के झोंके को भी ठीक से संभाल नहीं पाएगी। लेकिन जब से उसने अपना दायां हाथ ऊपर किया था, तब से वो थोड़ी सी जानलेवा लगने लगी थी। शाही जूनियर की कलाई भी एक ऐसे हथियार की तरह लग रही थी जो किसी भी चीज को दो हिस्सों में काट सकती थी। उसका हाथ एक चमकती हुई तलवार बन चुका था। चिरंजीवी कबीले के अंकल को शाही जूनियर का ये रूप देखकर काफी प्रेशर महसूस होने लगा। इसके बाद अंकल चिल्लाते हुए हवा में उछल गए। वो किसी चील की तरह लग रहे थे जिसने अपने पंख फैला लिए थे और जो शाही जूनियर को एक ही झटके में खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जब कोई आम लड़ाकू मुकाबले में उतरता है तो उसकी कोशिश यही रहती है कि अपने पैर जमीन पर टिका कर रखें ताकि उसकी ताकत बरकरार रहे। लेकिन अंकल इस लॉजिक से एकदम अलग थे। उनका पूरा शरीर हवा में था। अंकल हवा में ही अपने पंजों से हमला कर रहे थे, जिससे कि एक के बाद एक आभासी पंजे शाही जूनियर की तरफ बढ़ते हुए इकट्ठा हो रहे थे। शाही जूनियर ने अंकल के इस हमले के खिलाफ कोई भी दिखावा करने वाला हमला नहीं किया, बल्कि वो तो एकदम शांत खड़ी होकर अपनी कलाई से बनी तलवार से अंकल के आभासी पंजों की परतों को काटने लगी। इस समय शाही जूनियर का हाथ किसी तलवार की तरह ही चमक रहा था और तलवार नदी के पानी की तरह बेरोक टोक आगे की तरफ बढ़ रही थी। इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि अंकल के पंजों की टेक्निक काफी जोरदार थी, लेकिन एक नदी के तेज बहाव के आगे बड़े बड़े बांध ढह जाते हैं। फिर अंकल के पंजों का हमला शाही जूनियर की चमकती तलवार की नदी के सामने कैसे टिक सकता था? अंकल के सभी आभासी पंजे तहस नहस हो गए और अंकल के हाथों में खून दिखाई देने लगा। इसके बाद वो हवा में ही पीछे की तरफ उछल गए। हवा में ही चीजों से टकराते हुए अंकल जमीन पर गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे अंकल का शाही जूनियर से कोई मुकाबला नहीं था।
भले ही शाही जूनियर की हालत अभी ठीक नहीं थी और वो अंदर ही अंदर घायल थी, लेकिन जब से उसने हमला करने की ठानी थी तब से उसकी ताकत का एक अलग ही नमूना अंकल के सामने था। और ऐसा करना शाही जूनियर के लिए बाएं तो नहीं लेकिन दाएं हाथ का खेल था। अपना हमला करने के तुरंत बाद शाही जूनियर का चेहरा हल्का पीला पड़ गया। उसकी सांसें काफी तेज चलने लगी। चिरंजीवी कबीले के अंकल ने अपने हाथों के सहारे उठने की कोशिश की। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और उनमें से खून निकल रहा था। अब मैं अपना हमला वापस ले रही हूं। अगले 3 दिनों में मैं शाही शेर को लेकर आऊंगी और तुम्हारे चिरंजीवी कबीले के साथ उसका जो भी लफड़ा है वो खत्म करवा दूंगी। लेकिन तब तक अपनी हद में रहना। अब यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती, शाही जूनियर ने धीमी आवाज में कहा। ये नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूं मैं भागकर नहीं जाऊंगा। तुम्हें पकड़ने के लिए मैं अपनी जान भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा अपना हमला करने के बाद अब तक तुम्हारे पास शायद ज्यादा ताकत नहीं बची होगी। अंकल ने शाही जूनियर को गुस्से में देखकर कहा। ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, शाही जूनियर ने अपनी भौहें ऊपर करके कहा। शाही जूनियर ने अपनी हिम्मत जुटाकर एक बार फिर अपने हाथ को तलवार की तरह बना लिया। अंकल को लग रहा था कि अपनी गीदड़ धमकियों से वो शाही जूनियर को डरा देंगे, लेकिन अगर अंकल मौत का स्वाद चखना ही चाहते थे तो शाही जूनियर इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। अंकल ने आगे की तरफ उछलकर कहा। अंकल गोल गोल घूमते हुए आगे की तरफ किसी धारदार हथियार की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के हमले एक दूसरे से टकरा गए, जिससे जोरों की हवा का झोंका ऊपर की तरफ उठा। थोड़ी ही देर में अंकल के मुंह से रोने जैसी आवाजें सुनाई दी। इसके बाद अंकल का शरीर अजीब ढंग से घूम गया और वो बालकनी की तरफ उछल गए। अंकल ने पूरी बालकनी को तहस नहस कर दिया। वहां रखी सजावट की सारी चीजें टूट गई। अगले ही पल अंकल ने अपने शरीर को बड़ी मुश्किल से घसीटा और वो बालकनी से नीचे कूद गए। तुम देखना शाही जूनियर, मैं वापस जरूर आऊंगा। जाते जाते अंकल ने अपने मन की आखिरी बात कह दी। इतना कहकर अंकल वहां से गायब हो गया। अंकल ने एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो चले गए, वो बस यूं ही चले गए। पहले तो अंकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपनी मौत को न्योता दे रहे थे, और अगले ही पल वो अपनी धुन दबाकर धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। ये तो कमाल था, राज ने गहरी सांस लेकर कहा। जब अंकल और शाही जूनियर के बीच लड़ाई शुरू हुई थी तब राज उन दोनों के मूव्स ठीक ढंग से समझ भी नहीं पा रहा था। उन दोनों की रफ्तार अभी के लिए राज की सोच से भी आगे थी। शाही जूनियर की तलवार की रोशनी कम होने लगी और उसके चेहरे के भाव अचानक बदलने लगे। दूसरी बार के हमले में शाही जूनियर का हमला बस अंकल के पैरों पर हल्का सा ही असर कर पाया था। अंकल ने बस छलावा पैदा करने के लिए धमाके की आवाज बनाई थी और इसके बाद अंकल बालकनी से कूदकर भाग गए। राज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसे लगा कि शायद अंकल ने पहले से ही ये सब सोच रखा था, या शायद अंकल धोखा दे रहे थे। क्या तुम्हें आत्मिक एनर्जी का पता लगाना आता है? शाही जूनियर ने राज के पास आकर इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे। शाही जूनियर जानती थी कि गुप्त हमलों को सभी की नजरों, कानों और नाकों से भी बचाकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि शाही जूनियर को बहुत दुख था कि उसकी हालत ठीक नहीं थी, यहाँ तक कि अब उसे खड़े होने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए अभी के लिए आत्मिक ऊर्जा का पता लगाने की टेक्निक भी उसके लिए आसान नहीं थी। शाही जूनियर की बात सुनकर राज ने अपना सिर हिला दिया और अपनी टेक्निक शुरू करके अपनी आत्मिक ऊर्जा को पैदा करने लगा। इसके बाद उसने ऊर्जा को हर दिशा में फैलाकर पता लगाने का काम शुरू किया, लेकिन इससे भी राज के हाथ कुछ भी नहीं लगा। उस इलाके में अब कोई मौजूद नहीं था, लेकिन राज को अंदर ही अंदर काफी अजीब लग रहा था। ये फीलिंग बहुत ही जोरदार ढंग से राज को झकझोर रही थी। राज ने एक बार फिर अपनी पता लगाने वाली टेक्निक का पता लगाया। इस बार भी राज को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। राज की आत्मिक ऊर्जा काफी कमजोर थी और अभी के लिए राज बहुत ही छोटे से इलाके में काम कर सकता था। राज आत्मिक ऊर्जा को जितना ज्यादा फैलाता था
राज को उतनी ही ज्यादा दिक्कत होने लगती थी। क्या कोई दिक्कत है? शाही जूनियर ने पूछा। मुझे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा, लेकिन राज बोलते बोलते बीच में ही रुक गया और उसके दिमाग में कुछ और चलने लगा। उसकी आत्मिक ऊर्जा अलग तरीके से काम कर रही थी और उसकी ताकत का नमूना भी अलग ढंग का था। सील महसूस कला। ये कला राज को फकीर के स्टूडेंट ने भेजी थी, जिसकी मदद से चोरी हुई तलवार को चोरी छुपे ढूंढा जा सकता था। जैसे ही राज ने इस कला का उपयोग किया, उसे तलवार के बारे में महसूस होने लगा। उसी ब्लॉक में एक आम सा आदमी गिटार के कवर में फकीर की उड़ती तलवार लेकर घूम रहा था। वो लगातार सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा था। उसके शरीर से किसी तरह के खास ऑरा या खजाने जैसी फीलिंग आ रही थी। राज को लगा कि ये अंकल का ही कोई साथी था, या तो वो बस तलवार का ख्याल रख रहा था। आखिर तुम्हें क्या हासिल हुआ? शाही जूनियर ने सोफे पर बैठकर कहा और वो अपनी एनर्जी को वापस इकट्ठा करने लगी। कोई आ रहा है, कोई लगातार हमारी तरफ बढ़ रहा है। क्या तुम हिलडुल सकती हो? राज ने तुरंत पूछा। इसके बाद राज ने अपनी डिवाइस को आगे निकाला और जल्दी जल्दी टाइप करने लगा। अब उसे सिग्नल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं थी। इस बार वो अपनी जान बचाने के लिए फोन भी लगा सकता था। इसीलिए राज ने तुरंत लम्बकरण को सारी बात बता दी। उसने लम्बकरण से शाही शेर को यहाँ भेजने को कहा। मुझे अंदरूनी चोट लगी होने के कारण मेरे घाव इतने जल्दी नहीं भर सकते, शाही जूनियर ने हंसते हुए कहा। तो क्या मैं पहाड़ी महारथियों को अपनी आखिरी इच्छा बता दूं? राज ने हंसते हुए अपनी डिवाइस बंद करके रख ली। बोलते बोलते ही राज के दिमाग में कई सारी बातें चलने लगी। जो आदमी उड़ती तलवार लेकर चल रहा था वो चंद्र कबीले से था। इस तलवार को उसने लुटेरे कबीले वाले अपने ही साथी से छीना था। लुटेरे कबीले वाले उस आदमी की जिंदगी पहले ही कम बर्बाद थी कि अब सौरभ से उसकी पिटाई भी हो रही थी। वो चिरंजीवी कबीले वाला और शाही जूनियर अब तक आपस में लड़ पड़े होंगे। अब जल्द ही कुछ करना होगा। शायद अब वो मौका आ चुका है। चंद्र कबीले के उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, क्योंकि ये सब कुछ उसके काबू में था। वो धीरे धीरे शाही जूनियर और राज की तरफ बढ़ रहा था। हर एक कदम के साथ उसकी चाल बढ़ती ही जा रही थी। उसे अपने चंद्र कबीले के सरदारों से बस एक ऑर्डर मिला था। जब चिरंजीवी कबीले वाले शाही जूनियर को ढूंढ ले तो शाही जूनियर को मार डालो। उसे हर हाल में अपना रास्ता साफ करने के ऑर्डर मिले थे। इसीलिए अब वो किसी हाल में पीछे हटने वाला नहीं था। ना ही अब उसे किसी भी चीज का डर था। उसके दिमाग में फिलहाल ये काम तमाम करने की बातें ही गूंज रही थी और अभी के लिए राज और शाही जूनियर के पास बचने का कोई तरीका नहीं था। क्या राज और शाही जूनियर अपनी जान बचा पाएंगे? क्या राज अपनी तलवार को वापस छीन पाएगा?